नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज से हम जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो थ्योरी है वो मैं कवर करूंगा और उसके बाद में फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो 11th स्टैंडर्ड का सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर YouTube का चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डालने के बाद ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है मैं टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट करूंगा और उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप सिंपली सर्च कर सकते हो वैभव सर्स केमिस्ट्री या फिर लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिंक भी अगर आपने क्लिक कर दी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चीज देखते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। अब हम केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, तो केमिस्ट्री क्या होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस it undergoes under different conditions. Okay, so this is nothing but chemistry. Next part आता है कौन कौन सी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। तो टोटल देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांचेस इसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आती है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ आती है बायोकेमिस्ट्री और फिफ्थ आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब वन बाय वन इनके बारे में जरा देखते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो डील्स विद द रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज को है, कार्बन को। तो कार्बन की केमिस्ट्री यानी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट इसमें आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज को बोलेंगे, अदर देन कार्बन जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी एलिमेंट्स है और उनके कंपाउंड्स है वो सारे के सारे आते हैं अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको थोड़ा सा फिजिक्स का टच रहता है। तो डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एनर्जी चेंजेस एंड द थ्योरीज एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि मैटर है, एक चीज, एक जो पार्ट है मैटर का वो दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होता है, ओके, या कभी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये जो सारी चीज है ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें हम भी आते हैं, तो इसमें जो जो भी प्रोसेसेस होती है और जो जो भी कंपाउंड्स इसमें इन्वॉल्व है, ओके, उस सब को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी जो जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज है, जैसे कि कितने क्वांटिटी में कार्बन है, कितने क्वांटिटी में ऑक्सीजन है, तो ये चीजें सेपरेट करके उनको आइडेंटिफाई करना पहले तो, और उनको सेपरेशन करना और उनकी क्वांटिटी फाइंड करना, ये आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैटर। अब दोस्तों मैटर क्या है, मैटर एक ऐसी चीज है जो जिसको मास होता है सबसे पहले और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, सो वेरी सिंपल, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। अब ये जो मैटर है इसको क्लासिफाई किया जाता है बहुत सी चीजों में। So basically matter is divided into two types, two parts. First होता है pure substance, दूसरा होता है mixture. अब ये जो pure substance है इसके फिर से दो पार्ट पड़ते हैं, दो टाइप में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है that is called as elements, सेकेंड पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम compounds. ओके, अब ये एलिमेंट्स है ये तीन चीजों में फिर से डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है मेटल्स, सेकेंड आता है नॉन मेटल्स और थर्ड आता है मेटालॉइड्स। और मिक्सचर के दो ही टाइप है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये जरा हम देखेंगे। प्योर सब्सटेंस यानी क्या,
कोई भी सब्सटेंस को आप प्योर कब बोलेंगे, जब उसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा, ओके, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन, वो कहां से तैयार हुआ है, कैसे तैयार हुआ है, वो जाने दीजिए, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे कि हम कोई भी एक वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अब वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, इट इज H2O, ओके। तो H2O आप सबको पता है कैसे तैयार हुआ है, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कंपोजिशन कभी बदलता नहीं है, ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है। सो एग्जांपल के तौर पे प्योर मेटल इसमें आएगा और डिस्टिल्ड वाटर आएगा जो प्योर वाटर होता है, इसमें इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंसेस डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक बहुत ही सिंपल चीज है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस और ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। जिसको आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो लास्ट पार्ट रहेगा उसका, ठीक है। अब इसके आगे इसको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। अब मेटल्स के बारे में देखेंगे तो मेटल आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मेटल को होता है लस्टर, जैसे कि शाइनी अपीयरेंस, चमकता है वो, ओके। सेकंड, कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल यानी क्या, उनको खींच के टेंशन देके हम वायर्स बना सकते हैं। उसके बाद में मेटल्स ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि अगर हैमरिंग किया तो उसके हम थिन शीट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर मेटल्स, ओके। और एक चीज है जो कि मर्क्यूरी, आप सबको पता ही है, हम स्कूल में थे तब से पढ़ते आ रहे कि लिक्विड मेटल जो है एट रूम टेम्परेचर वो सिर्फ होता है मर्क्यूरी, बाकी सब क्या होता है, जनरली सॉलिड्स होते हैं। सेकेंड आता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल ये एग्जैक्टली उल्टा है, इसको कोई भी लस्टर नहीं रहेगा, एक्सेप्शन है इसमें डायमंड और आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है फिर भी इसको लस्टर रहता है। सेकेंड यह है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें एक्सेप्शन है सिर्फ ग्राफाइट। नो डक्टाइल एंड मेलिएबल, इससे हम वायर भी तैयार नहीं कर सकते और इससे हम शीट्स भी तैयार नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम ये करने जाए तो ये सीधा टूट जाएंगे, इसका फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि ये क्या रहते हैं, जनरली ब्रिटल रहते हैं, ओके। सो एग्जांपल के तौर पे इसमें आएगा आयोडीन आएगा, उसके बाद में नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद में कार्बन आएगा। नेक्स्ट आता है मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्या है, तो ये दोनों के बीच में, यानी कि मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। सो हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटालॉइड्स। सो इसमें आता है आर्सेनिक आता है, सिलिकॉन आता है, उसके बाद में जर्मेनियम आता है। ये तो हो गए एलिमेंट्स के टाइप। अब देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं और उसको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में हम तोड़ सकते हैं। और एक कंपाउंड कैसे बनता है, 2 or 3 elements are combined in a fixed proportion to get a compound, ओके। तो जैसे कि वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो जो आ गया हुआ है 2:1, ओके। सो दैट इज कंपाउंड। अब देखते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हेंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस के एग्जैक्टली उल्टा होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पेंट जो है ये एक मिक्सचर है जिसमें आता है ऑयल, ओके, पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स, उसमें एडिटिव्स होते हैं और इस सब का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट है कंक्रीट, ओके। कंक्रीट में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड, ओके, उसके बाद में सीमेंट होता है, उसके बाद में वाटर होता है। सो दिस इज नथिंग बट द मिक्सचर, ओके। अब मिक्सचर के दो टाइप है, मैंने बताया था, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस यानी क्या, मान लो सॉल्ट या शुगर
हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाया, ये दो चीजें हैं। तो जब भी हम सॉल्ट और या शुगर वाटर में डाल देते हैं और उसको हम स्टीयर करते हैं, तो सॉल्ट और शुगर वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमको दिखता है। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। ये आप एक बार बन गया कि सेपरेट नहीं कर पाते हो। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है, ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आयरन फाइलिंग्स इन सैंड, अगर सैंड है और सैंड में हमने आयरन की फाइलिंग्स डाल दी और उसका मिक्सचर बनाया, तो थोड़ी देर के बाद हम आयरन फाइलिंग्स उस सैंड में से अलग भी कर सकते हैं। ओके, सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, ये होमोजीनियस नहीं बनता है, ये हेटेरोजीनियस बनता है। इसके पार्टिकल हमें वहां पे दिखाई देते हैं और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आगे देखते हैं यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट क्या होता है ये सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो यूनिट इज नथिंग बट आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज यूनिट्स। ओके, सो यूनिट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और आर्बिट्ररीली हमने डिसाइड किया। अगर हम इंडिया में लेंथ का यूनिट देखें तो ये मीटर है, अगर यूएस में जाके देखें तो भी मीटर ही रहेगा, यूके में जाएंगे तो भी मीटर ही रहेगा। सो इस प्रकार से यूनिट जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। अब यूनिट्स में चार टाइप की सिस्टम होती है। सबसे पहले सिस्टम है एसआई, सेकेंड इज एमकेएस, थर्ड इज सीजीएस और फोर्थ होता है एफपीएस। अब एसआई का मीनिंग क्या, तो बहुत से लोग इसको सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा बोलते हैं, पर इसको उल्टा बोलना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका ऐसा लॉन्ग फॉर्म है। अब एमकेएस में आता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सीजीएस में आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और एफपीएस को बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड्स। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो यूज होता है हर जगह पे, वो होता है एसआई यूनिट। ओके, सो टोटल देयर आर 7 इंपॉर्टेंट बेसिक क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है एम। ओके, दिस इज द एसआई यूनिट। मास का यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं। टाइम का यूनिट जो है वो होता है सेकंड। ओके, इसको एस से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर यूनिट है, डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। नेक्स्ट दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जो के से डिनोट किया जाता है। कोई भी अमाउंट जो है सब्सटेंस का, उसको हम डिनोट करते हैं एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। मोल जो है इसका लॉन्ग फॉर्म जो यूज होता है यूनिट, वो MOL इसका सिंबल है। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके ऐसा यूनिट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मास। मास क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ए बॉडी कंटेन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी अगर बॉडी होगी, तो उसमें जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं किस चीज से? मास से, और इसका यूनिट हमने देखा है किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट आता है वेट। अब वेट ये क्या होता है? तो अगर ये मास है, ओके, और मास को हमने किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, यानी m इंटू जी, तो वो हो जाता है वेट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट और जो वेट है इसका यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वांटिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप लीजिए, ओके, वो स्पेस में कितना स्पेस, यानी 3 डायमेंशन में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका जो अमाउंट होता है या जो क्वांटिटी होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है दैट इज नथिंग बट मीटर क्यूब, और इसके अदर यूनिट्स भी है। तो जनरली केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं यूनिट लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट आपको यहाँ ध्यान में रखना है। 1 लीटर यानी होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या तो होता है 100 मिलीलीटर और इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये चारों चीजें
इक्वल है। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट होता है डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास अगर आपको पता है तो उस मास को आप यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। सो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला आता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। सो इसका ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, और इसके जो सीजीएस यूनिट है, वो अदर यूनिट जो हम यूज करते हैं वो है ग्राम्स पर मिलीलीटर और ग्राम्स पर लीटर और ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये हो गया डेंसिटी। नेक्स्ट चीज है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? सो बहुत ही सिंपल थिंग है। टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे कि मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर लेंगे तो आप तुरंत उसको देखने के बाद या हाथ लगाने के बाद समझ सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो ये जो मेजर है, ये जो सेंसेशन है, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, ओके, सेकेंड यूनिट होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड यूनिट होता है केल्विन। तो इसमें जो केल्विन है ये कौन सा यूनिट है? दिस इज द एसआई यूनिट। ओके, अब ये जो है टेम्परेचर, ये हमको बार बार कन्वर्ट करने पड़ते हैं। सो इसमें 2 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट का। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, ओके, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो सिंपली आपको इसमें ऐड करना पड़ता है 273.15। ओके, सो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल देयर आर 5 लॉज। सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक्चुअली प्रपोज किया था एंटोइन लैवोसियर ने। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, और इसका बोलना ये था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो सिंपली ये था उसका लॉ। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि अगर वाटर फॉर्म होता है, ओके, तो उसका मास अगर आपने देखा तो जितना मास हाइड्रोजन का रहेगा और जितना मास ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। जैसे कि अगर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स होता है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में इन अ प्रोपोर्शन, तो हमें कितना वाटर मिलेगा? 5 kg वाटर मिलेगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, तो ये प्रपोज किया था बाय द साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस ने। ओके, और इस लॉ का मतलब क्या है वो आपको बताता हूं मैं। A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर तैयार होता है या फिर फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होने के बाद में वो उसका जो प्रोपोर्शन रहता है, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका जो प्रोपोर्शन रहता है वो बाय वेट वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो जोसेफ प्राउस ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, ओके, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे। और क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी CuCO3, इसने 2 सैंपल लिए थे। एक सैंपल था नेचुरल और एक सैंपल था सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल, वो उसने लेबोरेटरी में बनाया था। तो उसने ये जाना कि इसमें जो कॉपर है इसका परसेंटेज था 51.35 दोनों सैंपल में, जो कि सेम था। ऑक्सीजन का था 9.74, ओके, और कार्बन का था 38.91। तो ये चेंज नहीं हुआ। सो दैट इज द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ इसमें आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो प्रपोज किया था वो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ओके, अब जॉन डाल्टन का बोलना क्या था? अगर समझो 2 एलिमेंट्स है ए और बी, ओके, तो इन्होंने कंपाउंड्स फॉर्म किए हैं। एक कंपाउंड नहीं बल्कि इसने मोर देन 1 कंपाउंड्स फॉर्म किए हैं। तो जो ए का जो मास है
वो हम सेम रखेंगे, ओके। और बी का जो मास है वो हम बदल देंगे। तो जो ए को आपको छोड़ देना है, जो इसमें बी कंपाउंड, बी जो एलिमेंट रहेगा, ओके, इस बी का अगर हम मास का रेशो लेंगे तो ये स्मॉल होल नंबर्स आता है। ऐसा किसका बोलना था? जॉन डाल्टन, ओके। सो व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म more than one compounds, the masses of element B that combine with the given mass of A are in the ratio of small whole number। अब small whole number यानी क्या? 1 2 3 4, ये हो गए स्मॉल होल नंबर्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन है, ओके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और इसने पहला कंपाउंड बनाया वाटर, H2O, ओके। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और इसने बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो पेरोक्साइड है ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें वाटर कितना मिलेगा? 18 ग्राम। अब आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी रखनी है 2 ग्राम, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें आएगी 32 ग्राम्स, ओके। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा वो कितना बनेगा? 34 ग्राम। तो आपको रेशो किस चीज का लेना है? ये 16 जो है इसका और ये 32। सो 16 और 32 का अगर रेशो आप लेंगे तो रेशो आता है 1:2, यानी कि सिंपल होल नंबर। सो हियर इट इज फाउंड दैट the two masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combine with the fixed mass of hydrogen, that is 2 gram, are in the small ratio of the small whole numbers 16:32, यानी कि 1:2, ओके। सो ये हो गया थर्ड लॉ। नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं, हाँ सिमिलर एग्जांपल्स इसके देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आता है NO और NO2, ये आता है 1:2 रेशो में। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 रेशो। SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका रेशो आता है 2:3। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। अगला लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ऑब्वियसली ये प्रपोज किसने किया था? गे-लुसैक ने किया था। अब गे-लुसैक का बोलना क्या था कि जब भी कोई गैस प्रोड्यूस होगा, देखना है यहाँ पे आपको गैस, या फिर दो गैसेस अगर कंबाइन होंगे और उनमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम का रेशियो आप लोगे तो ये सिंपल रेशियो रहेगा, ओके। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको क्वांटिटी हमको लेना है 100 ml, यानी कि इसके 2 वॉल्यूम्स लेना है। रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन 50 ml, यानी कि 1 वॉल्यूम, ओके। और वाटर जो है ये 100 ml हमको मिलेगा, 150 ml नहीं मिलेगा यहाँ पे, जिसकी क्वांटिटी मिलेगी 2 वॉल्यूम, ओके। सो इसमें रेशो आप देखिए, यहाँ पे आ गया 2, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया फिर से 2। सो ये रेशियो आप अगर देखें 2:1 1:2, ओके। सो दैट इज द गे-लुसैक्स लॉ। और लास्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोज लॉ, सो इट इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय द एमिडो एवोगैड्रो। अब एमिडो एवोगैड्रो का बोलना क्या था? बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, ओके ओके, गैस कोई भी ले लो आप, कोई भी गैस, ऑल गैसेस, ओके, इनका वॉल्यूम भी अगर सेम रहेगा तो ये सारों के सारे, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके गिनोगे तो वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमको? 2 कंटेनर आप ले लो, उसमें ऑक्सीजन एक में भर दो, एक में हाइड्रोजन भर दो, दोनों का टेम्परेचर सेम रखो, दोनों का प्रेशर सेम रखो और दोनों का वॉल्यूम भी सेम रखो। अगर एक कंटेनर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं 100, तो हाइड्रोजन के भी कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। सो ये किसका लॉ था? एवोगैड्रोज लॉ, ओके। सो ये हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हम देखते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके 4 पॉइंट्स है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट है
मैटर कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। सो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला था कि कोई भी मैटर जो है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं हम एटम। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, समझो हाइड्रोजन ले लो, ओके, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का जो मास है वो सेम रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। हाँ, पर उसने एक और भी बोला जॉन डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ओके। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कंपाउंड कब फॉर्म होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होंगे तब कंपाउंड फॉर्म होगा। और सबसे जरूरी बात और लास्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अब आपने बहुत सी केमिकल रिएक्शन देखी होगी ऑर्गेनिक में, तो ये जब होती है तो ओनली देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एक इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, ओके। और एटम जो है वो कभी नए तैयार नहीं होते, नए फॉर्म नहीं होते। सो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये था फोर्थ पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। अब आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं जिसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है? कोई भी एटम आप ले लो, चाहे हाइड्रोजन का ले लो, चाहे नाइट्रोजन का ले लो या फिर ऑक्सीजन का ले लो, तो उसमें जो एक एटम रहेगा उसका जो मास है उसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं हम किस चीज में? एएमयू में। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये 1 एएमयू का वैल्यू कितना होता है? तो बहुत ही सिंपल फंडा है। आपको क्या करना है कि कार्बन का जो आइसोटोप है, ओके, कौन सा आइसोटोप लेना है? C12, ओके, और इसका जो मास आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देना है। ओके, सो व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of the one carbon atom। और वो कार्बन एटम का कौन सा आइसोटोप होना चाहिए? C12 होना चाहिए, ध्यान में रखिए। ओके, और अगर कैलकुलेशन कर लिए जाए तो इसका वैल्यू आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू? 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 AMU। अब आजकल क्या होता है, रिसेंटली ये जो AMU यूनिट है इसको रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरी चीज से, ओके, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। ओके, और इसको जाना जाता है डाल्टन, या फिर डाल्टन के लिए इसका सिंबल होता है DA, और सिंपली लिख देना है आपको U। ओके, U मींस यूनिफाइड मास। तो इसके ऊपर 2018 में MSTCT के क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली AMU इज रिप्लेस्ड बाय विच यूनिट? दैट इज U। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए कैसा होता है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट है इनके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के 3 है, C12, C13, C14। ओके, तो इस अलग अलग एटम का मास जो है वो अलग अलग रहेगा। ओके, और इसका नेचर में जो एबंडेंस है यानी कि परसेंटेज ऑकरेंस है वो भी अलग अलग रहेगा। तो क्या किया जाता है, इन सबको मिला के, अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स है तो ये तीनों को इनका जो नेचुरल एबंडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस, और इनका जो एटॉमिक मास है, इनका निकाला जाता है एवरेज। ओके, और इसको बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक masses of its isotopes taking into account the atomic masses of isotopes and their relative abundance। relative abundance को कभी कभी हम बोलते हैं
परसेंटेज ऑकरेंस। तो इसके ऊपर भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, वो जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तब ये कैसे निकाला जाता है तभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, तो ये तो बनता है एटम से, और एटम्स को मास होता है जिनको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका भी कुछ मास होगा, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द sum of average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecule। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं कि अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपको क्या करना है? सिंपली एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है, ओके, इसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, सो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें ऐड करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, इसीलिए यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 इंटू कार्बन का मास आएगा एक एटम का 12, और प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का आएगा 16। सो 16 इंटू 2 ये आ जाएगा 32, और 32 प्लस 12 ये आ जाता है 44U। सो दिस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट? 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि हम कभी मार्केट में जाते हैं बनाना खरीदने के लिए, तो बनाना हमको कैसा मिलता है? डजन से, और डजन में कितना होता है? क्वांटिटी 12। अगर ऐसे हम 12 डजन बनानाज ले लेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। 1000 केजी को बोलते हैं हम टन। तो ये जो क्वांटिटी है, ओके, ऐसे बहुत से छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर। तो उसको एक स्टैंडर्डाइज नाम दिया है मोल, ओके। और ये मोल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? फिर से यहाँ पे आपको एक बार ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 मोल क्वांटिटी यानी क्या? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप। तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12, 13 और 14। सो इसमें जो 12 वाला आइसोटोप है, ओके, ये कार्बन 12 जो है, इसकी क्वांटिटी लेनी है आपको 12 ग्राम्स, ओके। और इस 12 ग्राम क्वांटिटी में जितनी चीजें रहेंगी, जितने एटम्स रहेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके, उसको बोलते हैं हम 1 मोल, ओके। और 1 मोल की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो इतनी आती है, ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, या फिर मॉलिक्यूल्स पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, आप कुछ भी लिख सकते हो। पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इस नंबर को एक नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम, और इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सो ये हो गया मोल कंसेप्ट। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलाज है, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, 1/12 ऑफ C12 एटम, इसका क्वांटिटी आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जो अभी हमने पढ़ा है। इसमें एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा, आयंस आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत बार अभी यूज होने वाला है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी सब्सटेंस अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसकी 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो उस सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए, और दूसरा पता होना चाहिए उसका मोलर मास। मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर पता है, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास निकालना है तो जो भी एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमको उस एटम का मास मिल जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मास निकालना है
तो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा इसको आपको डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो जो भी n रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसको आपको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी तक बहुत से न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं एमएसटीसीटी में। और लास्ट एक फंडा आपको बताना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। अब जैसे कैसा होता है कि जो गैसेस होते हैं, ये गैसेस के लिए जो मास है वो चीज हम नहीं यूज करते हैं, जनरली वॉल्यूम यूज करते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है ये निकाला जाता है एसटीपी। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती है, और इस पे उसका मास निकाला जाता है। और 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है, ओके, एट एसटीपी, वो आता है 22.4 लीटर या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी गैसीय स्टेट में रहेगा, अगर उसकी 1 मोल क्वांटिटी आपको निकालनी है वॉल्यूम की, तो वो इतनी ही रहेगी, 22.4 लीटर या फिर 22.4 डीएम क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर सॉल्विंग एमसीक्यूज आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी पूरा जो कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।